हेलो फ्रेंड्स, मैं आरिफ मीर स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस सीरीज़ में जिसका नाम है जेकेएसएसबी रैपिड रीकैप सीरीज़। चूँकि इस सीरीज़ में जो है साइंस का जो हम टॉपिक्स जो हैं उनको कंप्लीट कवरेज दे रहे हैं। तो हमने शुरू किया था विटामिन्स। कल जो है हमने विटामिन का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था और उसमें हमने देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स को भी हमने कवर अप किया था। फैट सॉल्युबल विटामिन जिसमें ए, डी, ई के और जो विटामिन दूसरे वाले हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है मैंने बताया था वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वो हम कवर अप कर चुके हैं। और विटामिन एच जो है मैंने बताया था वो नीदर फैट सॉल्युबल है ना ही वाटर सॉल्युबल है। उसके बाद अब जो है हम एक एक विटामिन को फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अपनी नोटबुक्स लेके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट करते जाइए और देखते हैं यहाँ से आगे। हम बिना आपका टाइम, चूंकि मुझे पता है काफ़ी प्रेशियस टाइम है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे, सीधे ही मुद्दे की बात करेंगे। जो भी बात होगी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है हम लेक्चर पे आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना जो इस टाइम को है प्रॉपरली यूज कर रहे होंगे और इसको जो है अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे और सीरियसली अपनी प्रिपरेशन को जो है पूरी सीरियस तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज एक एक विटामिन को डिस्कस करेंगे। बेहतर वे में ऐसा रहेगा कि हम एक एक विटामिन को डिस्कस करें ताकि आपको जिस भी विटामिन के बारे में पूछा जाए आप उस विटामिन को बेहतर वे में आंसर कर पाए, उसके रिलेटेड आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो पाए। तो शुरू करते हैं। विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन में से सबसे पहले हम विटामिन चूज करते हैं कौन सा, दैट इज विटामिन ए। फैट सॉल्युबल में आपको कल मैंने बताया था कौन कौन से विटामिन आते हैं। फैट सॉल्युबल में आता है सबसे पहले आपका विटामिन ए। इसके बारे में हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था हम तीन चार चीजें इसके बारे में जाननी होंगी। हमें किसी भी विटामिन के बारे में हमें तीन चार चीजें जरूरी जाननी होंगी। क्या क्या जानना होगा? हमें उसका जानना होगा साइंटिफिक नेम, क्या उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। उसके बाद थोड़े बहुत करेक्टर, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक। ये तो हम जान चुके, फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, क्या और क्या थोड़ी इसकी इंफॉर्मेशन हमें, और इनकी सोर्स कहाँ से वो हमें मिलता है और उसकी वजह से क्या डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। अगर वो हमारी बॉडी में कम हो जाए तो क्या हमें उसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। ये थोड़ी बहुत चीजें जो हैं हर विटामिन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो हम लेके चलते हैं विटामिन ए से शुरू करते हैं। तो चलिए विटामिन ए के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। विटामिन ए जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है विटामिन ए, इसको कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम जो है रेटिनॉल। इसको शॉर्ट में रेटिनॉल कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। और इसको ब्राइट आई विटामिन भी कहा जाता है, ब्राइट आई विटामिन। और क्यों कहा जाता है ये आप सब जानते हैं, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये नाइट ब्लाइंडनेस होने नहीं देता। तो ब्राइट आई विटामिन जो है इसको कहा जाता है। अब याद रखिए जो इसका प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर क्या होता है? प्रीकर्सर सबसे पहले समझिए प्रीकर्सर क्या होता है। प्रीकर्सर उसको कहते हैं, प्रीकर्सर, प्रीकर्सर जो है विटामिन का, इसका प्रीकर्सर, प्रीकर्सर वो होता है जो डायरेक्ट विटामिन नहीं होता है, जो बॉडी में जाके विटामिन बना लेता है। जैसे इसका प्रीकर्सर जो है जैसे आपको बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स, 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 बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स जो किस में प्रेजेंट होते हैं? कैरेट्स में जो प्रेजेंट होते हैं, कैरेट्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो इसका प्रीकर्सर है। याद रखिए प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए कौन है? ये है बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स है, जो प्रेजेंट इन कैरेट, जो प्रेजेंट इन कैरेट, प्रेजेंट इन कैरेट, ये इसका प्रीकर्सर है। ये कहाँ होता है? प्रेजेंट इन कैरेट, कैरेट में प्रेजेंट होता है, ये इसका प्रीकर्सर है। और प्रीकर्सर क्या होता है? जो बॉडी में जाके जो है विटामिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बॉडी में जाके वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये डायरेक्ट प्रीकर्सर वो बीटा कैरोटीन जो है, सिंपल एग्जांपल में बताऊं, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जो कैरेट में प्रेजेंट होता है, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट इन, बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स बोलोगे इनको, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स, कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स जो प्रेजेंट होते हैं कैरेट में, प्रेजेंट इन कैरेट्स, प्रेजेंट इन कैरेट्स, ये क्या है? दीज आर द प्रीकर्सर। ये क्या होते हैं? प्रीकर्सर होते हैं ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के, प्रेजेंट इन कैरेट्स।
तो याद रखिए कैरेट में विटामिन ए की बहुत मात्रा होती है, पहले ही पता चल गया आपको। एक गुड सोर्स होगी विटामिन ए का कैरेट भाई, होगा ना। एक सोर्स पहले ही पता चल गया आपको यहाँ से कि कैरेट के अंदर क्या होगा, विटामिन ए होगा। तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन है। और बीटा कैरोटीन क्या है? बीटा कैरोटीन जो है प्रीकर्सर है विटामिन ए का। बीटा कैरोटीन जो है क्या है? कैरोटीनाइड या कैरोटीन, बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड जो है, बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड बोलोगे आप, ये क्या है? ये है प्रीकर्सर। ये क्या है? प्रीकर्सर है किसका? किसका प्रीकर्सर है? विटामिन ए का। ठीक है, ये प्रीकर्सर क्या होता है? प्रीकर्सर वो होता है जो बॉडी के अंदर जाके विटामिन में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको विटामिन बना लेता है आसानी से। तो साइंटिफिक नाम इसका रेटिनॉल है। विटामिन ए जो है इसको क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नाम इसका क्या है? रेटिनॉल, या इसको हम बोलेंगे ब्राइट आई विटामिन। ब्राइट आई विटामिन भी इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये नाम के बारे में बात हो गई। ठीक, कहाँ से मिलता है? कैरोट से मिलता है। ठीक है, और भी सोर्सेज हैं इसके। तो ये अब आपको पता है कैसा है विटामिन ए भाई, वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है? आपको पता है फैट सॉल्युबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स में बात आ जाएगी तो फैट सॉल्युबल है। ठीक है, इसके बारे में और क्या जानने की बात है? फैट सॉल्युबल है। ठीक, और क्या करता है? प्रमोट। कैरेक्टरिस्टिक्स में और क्या बात करेंगे हम इसकी? प्रमोट करता है, प्रमोट्स विजन। प्रमोट करता है विजन इन एनिमल्स। करेगा ना भाई, विजन को प्रमोट करता है, विजन को प्रमोट करता है इन एनिमल्स। ठीक है, एंड इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। एंड इंक्रीजेस, और इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, यानी इंसान को आसानी से बीमार नहीं पड़ने देता। रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, आसानी से बीमार पड़ने नहीं देता इंसान को। तो विजन का, विजन मेन चीज इसकी किससे जुड़ी हुई है? विजन से। विजन से, विटामिन ए विजन से जुड़ा हुआ है, विजन से जुड़ा हुआ है। विटामिन ए जो है विजन से जुड़ा हुआ है भाई। ठीक है, अब इसके सोर्सेस क्या है? सोर्सेस क्या है? सोर्सेस, मेन सोर्सेस क्या है? कहाँ कहाँ से मिलता है? तो पहला बता दिया मैंने आपको पहले ही, बीटा कैरोटीन कहाँ पे पाया जाता है? ज्यादातर ज्यादातर बीटा कैरोटीन पाया जाता है कैरेट के अंदर। तो कैरेट मेन सोर्स है इसका, कैरेट है। ठीक है, कैरेट है। मिल्क है, मिल्क के अंदर भी पाया जाएगा, बटर के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिश लीवर ऑयल जो है, फिश लीवर ऑयल, ये भी इसका सोर्स है। उसके बाद ये ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक, कैरेट्स तो हैं ही। उसके बाद ये है आपका मैंगोज, स्वीट पोटैटो एटसेट्रा। कोई मेजर, लेकिन मेन सोर्स कैरेट रहेगा इसका। उसके बाद मिल्क है, बटर है, फिश। इसमें मेन सोर्स को इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। जब पूछेगा मेन सोर्स कोई कैरेट पूछ लेगा या फिश लिवर ऑयल पूछ लेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर तो है ही, ये तो आप इससे अंदाजा लगा ही लोगे। लेकिन इससे इससे इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा रेटिनॉल क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ये बन सकता है, विजन के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, या क्वेश्चन डेफिशिएंसी डिजीज से बन सकता है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या वो करेगी? इसकी जो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी जब बॉडी के अंदर हो जाएगी, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज से कौन कौन सी इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी डेफिशिएंसी विटामिन ए की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो बताइए भाई, बताइए भाई कौन सी डिजीज बॉडी में आ जाएगी, कौन सी डिजीज हो जाएगी? तो सबसे पहले जीरोप्थेलियम, जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया, जीरोप जीरोप्थेल्मिया, 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 ये डिजीज जीरोप्थेल्मिया। इसमें क्या हो जाता है? इसमें हार्डनिंग हो जाती है, जो कॉर्निया है आपकी आईज का, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। आई का जो कॉर्निया है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसको जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। और दूसरा आपका नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो आपने सुना ही सुना है, नाइट ब्लाइंडनेस, बार बार सुनते आ रहे हो आप ये वाली डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, पहली जीरोप्थेल्मिया, दूसरी नाइट ब्लाइंडनेस। जीरोप्थेल्मिया में क्या होगा? हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। आई रिलेटेड जब भी डिजीज आएगी तो आप समझ जाओगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको इस तरह से बोलेगा कि आई जीरोप्थेल्मिया। और याद रखिए, जब भी ओप्थेल्मिया इस तरह से आप जाएगा तो आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट, आपको पता ही है ये किससे रिलेटेड होते हैं, आई से रिलेटेड होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लोगे कि भाई ये चीज जो है आई से रिलेटेड है, तो वहां से आ जाएगी। ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं हम भाई, किसके पास जा रहे हैं? देखो आपने सुना, मतलब जरूरी नहीं है, अगर आपको आ गया ये टर्म नहीं आई, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं आई, विजन नहीं आया, आगे आगे आपको ये टर्म आ गई, जीरोप्थेल्मिया आ गया वहां पे,
ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। आप कैसे अंदाजा लगाओगे? आप ये विटामिन कौन सा वाले विटामिन से जुड़ा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ या जेड तक कौन से विटामिन से निकालोगे? तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपने साइंस के हिसाब से सोचना नहीं है, अब आपने कॉमन इंसान के हिसाब से सोचना है, एक लेमैन हिसाब से सोचना है। कैसे सोचना है? इस तरह सोचना है कि भाई ये वाली जो होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बड़े किस्म के होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स होता है, उसके बाद आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट होता है, आपके पास गायनोकोलॉजिस्ट होता है, आपके पास जो आइज वाला होता है वो ऑप्थेमोलॉजिस्ट होता है। तो यहाँ से ऑप्थेमोलॉजिस्ट से निकालोगे आप इस टर्म को, ज़ीरोफ्थैल्मिया। ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब आइज वाली बात है यहाँ पे, तो ज़ीरोफ्थैल्मिया यहाँ से निकाल दोगे आप इस टर्म को। तो इस तरह से कुछ सोचने की बात है। वहाँ पे कुछ कॉमन सेंस भी है, एग्जाम के अंदर कॉमन सेंस भी लगाने की चीज होती है। वहाँ पे सारी चीजें किसी को जो है ना, एग्जाम पास करना जो है ऐसा नहीं होता है कि भाई सारी ही चीजें जो टॉप कर जाते हैं तो 100 में से 100 उनको क्वेश्चन आया होता, हर चीज आई होती है, नहीं। कुछ कॉमन सेंस होती है, कुछ जो है वहां पे ट्रिक्स होती हैं, और कुछ ये आप देख रहे हो क्या है, ठीक है। और तीसरी तीसरी चीज जो है, जीरोसिस्ट इसकी वजह से हो जाती है। एक और जो बीमारी है, एक और डेफिशिएंसी डिजीज इसकी वजह से हो जाती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जीरोसिस्ट को कहते हैं, जीरोसिस कहते हैं इसको, जीरोसिस, वो भी इसी की वजह से हो जाती है। जीरोसिस ये इसकी स्पेशली है, ड्राइंग ऑफ स्किन। ड्राइंग ऑफ स्किन ये भी इससे रिलेटेड है, ड्राइंग ऑफ स्किन। तो अब ये देखना है, ये ऐसा नहीं है कि आईज के रिलेटेड ही है सिर्फ। तो जीरोसिस अगर ये आ जाएगी तो ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ही है, जीरोसिस। ये डिजीज जो है, आई होप ये वाली पता नहीं आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। जीरोसिस, जीरोसिस जो है, ड्राइंग ऑफ स्किन, ये भी इसी की वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से। उसके बाद फोर्थ वन डेफिशिएंसी जो है डिजीज, किराटोमिलेशिया। किराटोमिलेशिया, किराटोमिलेशिया जो है, किराटोमिलेशिया, ये भी जो है आपकी ये जो है ये भी इसी की वजह से होती है, किसकी? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये भी डिजीज इसी वजह से हो जाएगी। तो ये आपको याद रखनी है, चार मेन है। फिर उसके बाद आई रिलेटेड और कोई भी अगर पूछ ली उसने तो इस तरह से अंदाजा लगा लीजिएगा। जो मैंने बता दिया आपको, कुछ गैस वर्क भी होता है, तो कुछ गैस वर्क काम कर जाता है भाई, कुछ ना कुछ। तो आई रिलेटेड जब भी कुछ पूछ लेगा, आई रिलेटेड तो हमेशा विटामिन ए से ही जुड़ जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल है, केराटोमलेशिया है, जीरोसिस है, तो ये वाली जो स्पेशल दो है, ये आपको ड्राइंग ऑफ स्किन, ये दूसरी केराटोमलेशिया, ये जो है इनको आप सर्च भी कर लीजिएगा। बाकी आपके पास साधन बहुत सारे हैं आज सर्च करने के। तो इनको अब ये क्या क्या है, ये जो है ये विटामिन ए से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो सोर्स क्या है आपने देख लिया, विजन को प्रमोट करता है इसका जो मेन फैक्टर है विटामिन ए, जो है वो विजन को प्रमोट करना है। और रेजिस्टेंस, हाँ, मैन इसकी ये मैन है कि फैक्टर ये है कि ये इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस को भी, डिजीज को, इंसान की बॉडी में रेजिस्टेंस बढ़ाता है, डिजीजेस होने नहीं देता है, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। मतलब सिंपल, रेजिस्टेंस को बढ़ाने का मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करना, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करना, बढ़ावा देना। उसके बाद फैट सॉल्युबल है, ये तो आपको पता ही है। तो नाम इसको ब्राइट आई विटामिन भी दिया जाता है, और रेटिनॉल इसको कहा जाता है। ये याद रखिएगा, रट्टा होना चाहिए इसको अच्छे से आपको, रेटिनॉल। कभी कभी सीधे नाम पूछ लेता है कि कौन सा विटामिन जो है, इसको रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है। प्रीकर्सर इसका क्या है? कैरोटिनॉइड्स है। प्रीकर्सर क्या है इसके? कैरोटिनॉइड्स हैं, या बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, या कैरोटिनॉइड्स है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में आई थिंक इतना है, इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा वो इससे बाहर, आई थिंक इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछना चाहिए। और हीट के लिए काफी स्टेबल है ये, हीट टू स्टेबल टू हीट है, हीट के लिए, हीट के उसमें स्टेबल है, क्योंकि फैट सॉल्युबल है तो हीट के लिए स्टेबल ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका आ जाता है विटामिन बी 1। विटामिन, या हम बात कर लें किसकी, पहले फैट सॉल्युबल वाले की ही बात कर लें, फैट सॉल्युबल वालों की बात कर लेते हैं, एडीई की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा आ जाता है आपका विटामिन डी, विटामिन डी, एडीई की बात कर लेते हैं पहले। विटामिन डी, विटामिन डी जो है, आपको मैंने कल भी बताया था, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है, वाहिद एक वैसा विटामिन है जिसको बॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसको स्किन प्रोड्यूस करती है। कैसे? बाय इरेडिएशन ऑफ स्टीरोल्स बाय स्किन सनलाइट। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, चलिए इसको पहले देखते हैं। विटामिन डी जो है, इसको एर्गो कैल्सीफेरॉल नाम दिया गया है, एर्गो कैल्सीफेरॉल, एर्गो कैल्सीफेरॉल, इसको जो नाम दिया गया है, एर्गो कैल्सीफेरॉल, एल्गोकैल्सीफेरॉल नाम दिया गया है। या इसको कहा जाता है एंटीराकाइरिक्टिक विटामिन, या सनशाइन विटामिन। दूसरा नाम इसको दिया जाता है
एंटी एंटी रैकेटिक एंटी रैकेटिक एंटी रैकेटिक विटामिन या फिर सनशाइन विटामिन। ये कुछ भी नाम इसमें से आ जाए। एल्गो, ये तो इसका साइंटिफिक नाम टाइप है, एल्गो कैल्सो, एल्गो कैल्सीफेरॉल, एल्गो कैल्सीफेरॉल, या शॉर्ट में कभी कैल्सीफेरॉल भी लिख लेगा, जरूरी नहीं है एल्गो साथ में लगाएगा, कभी कैल्सीफेरॉल भी लिख लेगा, इतना भी लिख लेगा, याद रखिएगा कि ये एग्जाम में कैल्सीफेरॉल पूछ लेगा, खाली कैल्सीफेरॉल बताइए कौन सा विटामिन है, तो या कभी जोड़ लेगा एल्गो कैल्सीफेरॉल, ऐसा भी जोड़ लेगा, तो या नाम देगा बताइए एंटी एंटी रैक्टिक एंटी रैकेटिक विटामिन कौन सा है, या बोलेगा सनशाइन विटामिन, तो सनशाइन आएगी तो आप तो मिनट नहीं लगाओगे, सेकंड ही लगा लोगे, मुझे पता है सनशाइन से आपको पता ही है बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि विटामिन डी आपको पता है सनशाइन से ही मिलता है, ये तो सबने रट के रखा हुआ है। तो सनशाइन से कैसे मिलता है ये मैंने आपको बताया, यही वाहिद विटामिन है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जो बॉडी हमारी प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, बॉडी हमारी प्रोड्यूस करती है ना, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, कैसे बॉडी प्रोड्यूस करती है हमारी, कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय स्किन, प्रोड्यूस्ड बाय स्किन, प्रोड्यूस्ड बाय स्किन प्रोड्यूस करती है, कैसे, कल भी मैंने बताया था, बाय इरेडिएशन ऑफ स्टीरॉल्स बाय सनलाइट, बाय irradiation of sterols, by irradiation by irradiation of sterols, जो स्किन के अंदर स्टीरोल्स हैं उनकी इरेडिएशन जब होती है विद सनलाइट से, सनलाइट जब उनके ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो उससे आपके पास विटामिन डी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अब भाई कैसे है ये तो आपको पता ही है कैसे है, सॉल्युबल है, कहाँ पे सॉल्युबल है, फैट्स और ऑयल्स में सॉल्युबल है, फैट एंड ऑयल सॉल्युबल है, ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं, तभी हम इसको एडीई की फॉर्म में ही पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होगा ये। अब याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, मैंने कल भी आपको समझाया था, यही क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा गया था किसी एक एग्जाम में, ये जो है इट कंट्रोल्स यही कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म, ये फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड हमें एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, ये कंट्रोल करता है कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ था भाई साहब, तो अगर डिटेल में ना पढ़ा हुआ होता तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो जाता और एक नंबर जाता, और एक नंबर जाने का मतलब आप समझते हो भाई, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब उसके साथ 0.25 और जाता है फिर, तो फिर 1.25 मार्क्स। तो HOOY को आप देख रही होंगे आजकल, वो हो ही है ना हमारे भाई साहब, उसको तो देख रहे होंगे, मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, तो उसको आप देखते होंगे फिर भाई साहब, हाँ, तो ये कंट्रोल करता है कैल्शियम और फास्फोरस को, तो इसलिए डिटेल में पढ़ना चीजों को जरूरी है, ठीक है। हाँ, अदरवाइज नहीं भी अगर डिटेल में पढ़ते तो फिर भी आइडिया लग जाता है, जो गैस वर्क काम कर जाता है, गैस वर्क किस तरह का काम कर जाता है कि कैल्शियम और फास्फोरस को कौन सा कंट्रोल करते हैं, तो कैल्शियम को तो अंदाजा लगा लोगे आप भाई, कैल्शियम क्यों, कि कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी होती है, तो कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है, तो भाई विटामिन डी ही काम करेगा ना, विटामिन डी। लेकिन ये लोग जो है ये आर्ट्स वाले थोड़ा कम समझ पाते हैं इन चीजों को, तो इसलिए आर्ट्स वालों के लिए ये चीज़ें डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भाई, आर्ट्स वालों के लिए ये लेक्चर्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, अगर वो समझना चाहेंगे चीज़ों को तो, अगर नहीं समझना चाहेंगे तो उनकी इच्छा है, अदरवाइज कैल्शियम और फास्फोरस जो है, ये क्वेश्चन आप 100% किसी एक एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन जो लोग पढ़ते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लोग सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप उनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो ये उठा के देख लें, एक एग्जाम जो मैंने क्वालिफाई के रखा हुआ है उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है फास्फोरस वाला, ठीक है। हीट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इन बॉडी के अंदर ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और स्टेबल है, स्टेबल तो होगा हीट, और स्टेबल है, ये जो विटामिन डी है ये भी स्टेबल है टू हीट, स्टेबल टू हीट है, ठीक है। उसके बाद कहाँ से इसका सोर्स क्या है, सोर्स इसका सबसे बड़ा सनशाइन है, सनलाइट सोर्स है सबसे बड़ा इसका, सनलाइट तो है ही सोर्स इसका, सनलाइट। उसके बाद फिश लीवर ऑयल, और फिश लीवर ऑयल जो है ऑलमोस्ट हर विटामिन का सोर्स मिल जाता है फिश लीवर ऑयल। उसके बाद मीट है,
उसके बाद आपका जो डेली डोजेज ऑफ विटामिन जो है लगभग याद रखिएगा कितनी है, 0.025 mg रिक्वायर्ड होती है इसकी, विटामिन डी की इतनी डोजेज रिक्वायर्ड होती है हमें, विटामिन डी की जो है डेली डोजेज इतनी जरूरत होती है। तो चलिए अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, डेफिशिएंसी डिजीज इसकी क्या करेगी, डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज। तो आर्थो रिलेटेड जब भी कोई बात आएगी, अब देखो आर्थो, आर्थो मतलब बोन रिलेटेड, बोन से रिलेटेड कोई बात आ जाती है, हड्डियों के रिलेटेड कोई चीज आ जाती है ना, तो किससे किसकी तरफ असाइन करिएगा उसको, विटामिन डी की तरफ। आइज की रिलेटेड आ जाएगी तो ए की तरफ करिएगा, बोन्स की रिलेटेड आ जाएगी तो डी की तरफ असाइन करिएगा उसको, ठीक है, डी की तरफ। जब भी डेफिशिएंसी, जब भी बीमारी कोई डी के रिलेटेड आ जाएगी, जब भी विटामिन बीमारी हड्डियों के रिलेटेड जब कोई आ जाएगी, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, जब कॉमन सेंस लगानी होगी ना, तो डी की तरफ जब भी कोई हड्डियों के रिलेटेड जब कोई चीज आ जाएगी ना, बीमारी कोई पूछ लेगा, तो डी की तरफ असाइन करिएगा उसको, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिजीज जब पूछे, डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन सी है भाई विटामिन डी की वजह से, तो सबसे पहले रिकेट्स, रिकेट्स, रिकेट्स में क्या हो जाता है, बेंडिंग ऑफ बोन्स हो जाती है, बेंडिंग ऑफ बोन्स, रिकेट्स। ये देखिए बोन्स की बात आ गई, तो जब भी बोन्स की बात आएगी तो विटामिन डी की बात होगी, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रंस में होती है ज्यादातर। उसके बाद ओस्टोमलेशिया, फिर से बात आ गई, लेकिन कभी कभी ओस्टो ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियो मलेशिया। देखियो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कभी कभी कैरेक्टोमलेशिया और ओस्टोमलेशिया में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ओस्टोमलेशिया जो है हड्डियों से रिलेटेड है, कैरेक्टोमलेशिया जो और ओस्टियोमलेशिया में जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जो कैरेक्टोमलेशिया है वो आइज के रिलेटेड है, और जो ओस्टियोमलेशिया है ये किसके रिलेटेड है, ये जो है सॉफ्ट बोन्स और ये जो है पेन्स। ये जो रिकेट्स है ये चिल्ड्रंस में होती है, याद रखिएगा रिकेट्स जो है ये चिल्ड्रंस में होती है, ये चिल्ड्रन में होती है। और ओस्टियोमलेशिया में क्या होता है, सॉफ्ट बोन्स, हड्डियां नरम होना शुरू हो जाती हैं, सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन होती है इन अडल्ट्स में। और ये जो है ना ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में होती है, ठीक है। तो हड्डियों के रिलेटेड जब पूछ पूछ लेगा ना बीमारी, हड्डियों के रिलेटेड भाई साहब, तो वो समझ लीजिएगा। देखिए मेरा लेक्चर थोड़ा लेंथी आपको लग रहा होगा, लेकिन कुछ तरीके ऐसे बता दूंगा ना याद करने के, भाई फिर वो भूलेगा नहीं आपको चीजें, रट्टा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। तो विटामिन डी याद रखिए, करेक्टोमलेशिया और ओस्टोमलेशिया का याद रखिएगा, ये डिफरेंसेस हैं। करेक्टोमलेशिया जब पूछ लेगा तो करेक्टोमलेशिया वर्सेस आपको ओस्टियोमलेशिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओस्टो की तरह ओस्टोपोरोसिस भी आ जाता है, जब कभी ओस्टो आ जाएगा, ओस्टियो जब भी आ जाएगा ना, तो कभी लोग ओस्टो देख के ही एकदम जो है हड्डियों की तरफ उसकी तरफ जाती है। ओस्टियोपोरोसिस भी अगर आ जाएगा, कुछ ओस्टियोपोरोसिस रिलेटेड अगर कहीं पूछ लेगा कि भाई इसमें कौन हेल्प करेगा, तो ओस्टियो जब भी आ जाएगा तो डी ही की बात करना। ओस्टियो, ओस्टियो टाइप क्या आ जाएगा, तो कुछ भी आ जाएगा ओस्टियो टाइप, तो वो डी से ही असाइन कर देना आप, ठीक है। किसकी तरफ डी असाइन करना, डी की तरफ ही असाइन करना, क्यों, क्योंकि वो हड्डियों के रिलेटेड होगा, और हड्डियों के रिलेटेड जो होगा वो ज्यादातर उसमें कौन होगा, विटामिन डी इन्वॉल्व होगा। क्यों डी होगा, क्योंकि उसमें हेल्प करती है ज्यादा कौन, विटामिन डी किसमें हेल्प करता है ज्यादा, कैल्शियम फास्फोरस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और यही चीजें जो है, यही मेडिसिन आपने देखी होगी बुजुर्गों को, बच्चों को दी जाती हैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उनको, बचपन में या बुढ़ापे में। तो कराटोमलेशिया में क्या होता है ना, ऐसी आई डिजीज होती है जहां आंख का जो वो जो आंख का ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है ना, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, ये कराटोमलेशिया में होता है। लेकिन जो आपका ओस्टोमलेशिया है ना, ओस्टोमलेशिया बिल्कुल हड्डियां जो है सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे बिल्कुल दोनों डिफरेंट है, तो क्रेप्टोमलेशिया और ओस्टियोमलेशिया दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल डिफरेंट डिजीजेस हैं। तो चलिए यहाँ पे विटामिन डी के बारे में भी हमने सीख लिया, आई होप ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। नाम, केमिकल नेम इनका याद होना चाहिए, एंटी रैकिटिक, एंटी रैकिटिक। हाँ अब रैकिटिक टाइप हो रहा है, रैकिटिक इस तरह से नाम दिया जा रहा है कि इसको रैकिटिक, एंटी रैकिटिक, रिकेट से जोड़ लो इसको, किससे जोड़ लो, रिकेट से जोड़ लो भाई, एंटी रैकिटिक है तो एंटी रैकिटिक नाम दिया है, तो रिकेट से जोड़ लो, किससे जोड़ लो, तो रिकेट से जोड़ लो इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, तीसरा विटामिन है आपका, तीसरा विटामिन है आपका विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई, इसको टोकोफेरॉल्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई जो है इसको टोकोफेरॉल्स के नाम से जाना जाता है, टोकोफेरॉल्स, टोकोफेरॉल्स। और एक्चुअल में ये 4
विटामिन्स की कॉम्बिनेशन होती है, मिक्सचर होती है। 4 विटामिन्स की कॉम्बिनेशन होती है, मिक्सचर होती है। अल्फा, बीटा, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, इनकी मिक्सचर होती है टोकोफेरॉल। मिक्सचर ऑफ 4 विटामिन्स, 4 विटामिन्स की ये मिक्सचर होती है। ऐसे भी कह सकते हो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 4 विटामिन्स होती है टोकोफेरॉल्स का। और इसको क्या कहेंगे, ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। एंटी स्टेरिलिटी समझते हो, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है ये, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। और इसमें भी अल्फा टोकोफेरॉल जो है ना, अल्फा टोकोफेरॉल, इसमें भी अल्फा टोकोफेरॉल जो है ये मोस्ट एक्टिव है। अल्फा टोकोफेरॉल सबसे ज्यादा एक्टिव होता है इसमें से। तो याद रखिए, एंटी एंटी स्टेरिलिटी क्यों कह रहा है अब इसको, एंटी स्टेरिलिटी। याद रखिए ये आप किससे आ जाएगा, एंटी स्टेरिलिटी जो है, स्टेरिलिटी समझते हो, ये एक मेल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई बात है। जो मेल के जो रिप्रोडक्टिव मेल के जो वो प्रॉब्लम्स हैं उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम है ये। तो इसलिए एंटी स्टेरिलिटी, जब भी ऐसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो वो उससे जुड़ा हुआ विटामिन है ये। ऐसा टाइप का कोई प्रॉब्लम आपको पूछ लेता है तो समझ लीजिए आपको एकदम से किसको किसके ऊपर टिक करना है जाके, सीधे सीधे विटामिन ई के ऊपर टिक करना है जाके। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ जो भी आपको, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो भी आपको विटामिन, जब भी कहीं क्वेश्चन में आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड बात आ जाए, जब भी आपको ना क्वेश्चन में दिख जाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड, याद रखिए जर्नल टर्म्स में जब भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में दिख जाए ना, तो समझ लो आप बात विटामिन ई की जुड़ रही है। किसकी बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपको विटामिन ई की तरफ लेके जा रहा है जब भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो इसलिए इसको नाम क्या दिया जा रहा है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी दिया जा रहा है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी दिया जा रहा है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। क्यों, क्योंकि इट डील्स विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये डील करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में। तो जब क्वेश्चन में अगर कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड कुछ घुमा फिरा रहा है वो चीजें, तो समझ लो, समझ लो। तो ये बात, उसके बाद आपको पता ही है ये सेट, ये तो वही है, फैट सॉल्युबल है ये, फैट सॉल्युबल है ये, है ना, फैट सॉल्युबल। उसके बाद वो फैट सॉल्युबल है तो स्टेबल टू हीट होगा, स्टेबल टू हीट है, स्टेबल टू हीट है ये। सोर्स इसका वही है। हाँ, सोर्स इसके जो है ना, सोर्सेस जो है इसके, सोर्स जो है ना इसके सोर्स इसके वही हैं भाई, आपको पता ही है सोर्स इसके जो होंगे, मेन सोर्स इसका वेजिटेबल ऑयल्स होंगे लाइक व्हीट जर्म ऑयल। सोर्स में जब इसकी बात करूंगा मैं विटामिन ए की, व्हीट जर्म ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल। उसके बाद आपका जो है ऑयल्स, ज्यादातर पीनट ऑयल, पीनट ऑयल्स, ऑयल्स ज्यादातर जो होंगे आपके इसके होंगे। उसके बाद आपका आलमंड्स, उसके बाद आपके जो ऑयल्स, और कौन से ऑयल्स हो जाते हैं इसमें, वेजिटेबल ऑयल जितने भी हैं, वेजिटेबल ऑयल जितने भी हैं मतलब मैक्सिमम। सिंपली याद रखिएगा ऑयल्स की बात जब भी वो करेगा, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल पूछ ले, कोई भी ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जब भी पूछ ले वो आपको, पीनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। तो मैं एक टर्म में बताऊं आपको तो सीधे वेजिटेबल ऑयल जो भी आ जाए, चाहे वो व्हीट जर्मल आ जाए, आलमंड ऑयल आ जाए, या फिर आपका जो है सनफ्लावर ऑयल आ जाए, सोयाबीन ऑयल आ जाए, तो आप एक टर्म याद रखिए, वेजिटेबल ऑयल्स, सीधे टर्म याद रखिए आप, वेजिटेबल ऑयल्स जो है ना इसका मेजर सोर्स है, वेजिटेबल ऑयल्स जो है इसका मेजर सोर्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद साथ में एग्स है, मिल्क है, फिश है। तो डोजेज इसकी जो है 5 mg है पर डे, 5 mg पर डे रहती है लगभग इसकी, 5 मिलीग्राम जो है इसकी डोजेज रहती है। ठीक है, और क्या होगा, फिर आपको समझ में बात आ गई आई होप। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस क्या करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही जुड़ी हुई चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। दूसरा है, अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो आप समझ सकते हो क्या होगा इसकी डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी डिजीज, वही डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो जाएगा, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी हो जाएगी भाई, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इससे क्या हो जाएगी,
इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी। इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज की जो वो है फ्रेजिलिटी, आरबीसीज जो है बिल्कुल धीरे 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 खत्म होते जाते जाएंगे, एंड और मस्कुलर वीकनेस आ जाएगी, मस्कुलर वीकनेस। ये चीज जो है इसके अंदर ये डेफिशिएंसी इसकी मेन काज करती है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये है विटामिन ई, विटामिन ई, ए डी ई के, ए डी ई के, ए डी ई के। उसके बाद आ जाता है आपका विटामिन के। विटामिन के बारे में बात करें अगर हम, विटामिन के विटामिन के इसको कहा जाता है, साइंटिफिक नेम इसका है फाइलो, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन कहा जाता है, या इसको कहा जाएगा एंटी हेमोरेजिक विटामिन। नाम से ही पता चलता है एंटी हेमोरेजिक। अगर आप इतनी इतनी टर्में याद रखेंगे ना तो आपको पूरा विटामिन का सिनेरियो ही याद रह जाएगा। एंटी हेमोरेजिक, एंटी हेमोरेजिक, हेमोरेज होने नहीं देगा भाई, पता चल गया, एंटी हेमोरेजिक है, हेमोरेज होने नहीं देगा, एंटी हेमोरेजिक विटामिन। और ये दो विटामिन की कॉम्बिनेशन है, ये कितनी का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ एंटी होमोजेन इज मिक्सचर ऑफ टू विटामिन, दो विटामिन की मिक्सचर है, किस किस की, कॉल्ड विटामिन K1 एंड K2 ठीक है। फाइलोक्विनोन जिसको हम एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं, वो मिक्सचर है दो विटामिन की जिसको हम K1 और K2 भी कहते हैं। तो आपको पता ही है सॉल्युबल इन फैट्स एंड, वो तो है ही, फैट्स एंड ऑयल्स में सॉल्युबल है, सेंसिटिव टू लाइट है, सेंसिटिव टू लाइट है ये थोड़ा सा। अब विटामिन के जो है कहाँ कहाँ से मिलेगा, कहाँ कहाँ से मिलेगा, वहीं से मिलेगा भाई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा। उसके बाद कैबेज से मिल सकता है, जैसे स्पाइनच में होता है, इंपॉर्टेंट चीज, स्पाइनच में होता है, आयरन होता है ना इसमें, स्पाइनच में होता है, कैरेट के टॉप्स में होता है, कैरेट टॉप्स में होता है। उसके बाद और कहाँ से हो सकता है ये आपको, ये विटामिन K1 की बात कर रहा हूँ, विटामिन K1। और विटामिन K2 जो है ये कुछ बैक्टीरिया से मिलता है। पूछ सकता है कि भाई विटामिन K2 जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है, वहां होता है, यहाँ होता है, या बैक्टीरिया में होता है, तो विटामिन K2 जो है मेनली इन बैक्टीरिया से मिलता है, ये पूछ सकता है, मेनली इन बैक्टीरिया, ये याद रखिएगा, मेनली इन बैक्टीरिया होते हैं कुछ, उनमें से ये विटामिन K2 जो मिलता है हमें, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, नाम से ही पता चल गया आपको, मैंने पहले ही बता दिया, डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज इसकी क्या करेगी, डेफिशिएंसी डिजीज इसकी करेगी भाई, अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हेमरेज हो जाएगी, हेमोरेज। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है भाई, सिंपल बताऊं आपको, ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, याद रखिएगा। ये विटामिन जो है ना, ये जो है विटामिन, ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड के रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा, ब्लड के रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा तो समझो किसमें है, विटामिन के की बात हो रही है। तो ब्लड क्लॉटिंग में अगर क्लॉटिंग हो रही है तो ठीक है, हेमरेज नहीं होगी, खून नहीं बहेगा ज्यादा, ब्लड क्लॉटिंग यानी अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो हेमरेज नहीं होगी, हेमरेज, हेमरेज हो जाएगी, अगर डेफिशिएंसी इसकी है तो हेमरेज हो जाएगी। तो नहीं, लेंथन्स, अगर नहीं है, अगर इसकी कमी है तो लेंथन्स द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, अगर ये कम हो गया तो टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाएगी भाई, ब्लड क्लॉट आसानी से नहीं होगा, ब्लड क्लॉट जब नहीं बनेगा तो क्या खून रुकेगा, नहीं रुकेगा आसानी से,
लेंथन्स, टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाएगा। जो टाइम है ना ब्लड क्लॉट होने का, वो बढ़ जाएगा। जब टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाएगा तो भाईजान फिर ब्लड आसानी से नहीं रुकेगा। तो अब मैं शॉर्ट में समराइज करूँ, साइंटिफिक नेम वगैरह अच्छे से देख लेना, इनके सबके मैंने यहाँ पे समराइज करवा दिया आपको चीजें। अब देखिए ADE के, अब मैं आपको शॉर्ट में समराइज करवाता हूँ चीजों को। ADE के जब भी ए आएगा, आई रिलेटेड जब भी कोई बात आएगी, आई रिलेटेड बात आएगी तो ए से बात करिएगा। ए से बात समझ लीजिए, ए होगा, ए होगा। जब डी की बात आएगी तो हड्डियों की बात होगी, हड्डियों की बात होगी। बोन्स की बात होगी, बोन्स की बात होगी। ADE जब भी ई की बात होगी, जब भी ई की बात होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात होगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब भी बात होगी तो विटामिन ए वहाँ, ई वहाँ होगा, विटामिन ई वहाँ होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात होगी तो विटामिन ई वहाँ होगा। क्या होगा? विटामिन ई वहाँ होगा। ठीक है, मैंने सोचा था कि आज के लेक्चर में विटामिन ए को खत्म कर दूंगा, विटामिन को सारा खत्म कर दूंगा आपको, लेकिन खुद देखिए भाई, किसी चीज को अगर अच्छे से पढ़ाना है, समझाना है ना, तो ये टाइम पास नहीं होता है, फिर टाइम लगता है चीजों में। ठीक है, विटामिन ई रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा। उसके बाद विटामिन ADE के होगा, तो जब भी ब्लड होगा, जब भी ब्लड होगा तो वहाँ विटामिन के होगा। और अगर ब्लड होगा तो के होगा, के होगा तो ब्लड होगा। तो समझ रहे हो? तो ये इस तरह से कुछ शॉर्ट में चीजें याद रखने की हैं आपकी। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्टेरिलिटी टर्म आती है ना, आपको साइंस वालों को तो पता है स्टेरिलिटी टर्म किसके लिए होती है। स्टेरिलिटी टर्म जब भी होगी तो ये रिप्रोडक्टिव के लिए होती है, स्टेराइल स्टेरिलिटी टर्म। तो देखिए, बोन्स होंगी, अगर बोन्स आर्थो के लिए भी होता है, ओस्टियो होता है टर्म, ओस्टियो टर्म भी बोन्स के लिए होती है। क्या टर्म होती है बोन्स के लिए? ओस्टियो होती है, आर्थो होती है। आर्थो और ओस्टियो टर्म दिख जाए तो बोन्स होंगी, और बोन्स होंगी तो डी होगा। कैल्शियम होगी तो हड्डियां होंगी। देखो कैल्शियम पता है हड्डियों के लिए जरूरी होती है, फास्फोरस हड्डियों के लिए जरूरी होती है। ये होगी तो हड्डियां होंगी। ये कुछ ट्रिक्स हैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की। आईज हैं, आई है तो भाई आई तो आई डायरेक्ट होगी, या ओप्थेल्मोजिस्ट ऑप्थाल्मो जो OPD लगती है आपकी, ओप्था, इस तरह से कुछ टर्म होगी तो आई होगी, आई होगी तो विटामिन ए होगा। क्वेश्चन समझने के लिए कह रहा हूँ। तो स्टेरिलिटी होगी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी। ये इस तरह से टर्म लिखी होगी, कुछ भी सेक्सुअल, कुछ मेल, कुछ भी इस तरह से, जो आपका कुछ घुमा फिरा के जैसे भी लिखा होगा तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लिखा होगा तो ई होगा। ठीक है, या कभी कभी स्किन से भी जुड़ा होता है इसका, कि हेयर लॉस वगैरह कुछ ऐसा, वो भी चीज होगी तो वो भी जो है ई से जुड़ा होगा। उसके बाद नहीं, कभी वो विटामिन H से भी कह सकता है, उसके बारे में छोड़िए, ये नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, ये फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, उसमें अलग भी हो सकता है मसला। तो आप इतना ही याद रखिए फिलहाल। तो ब्लड होगा, तो ब्लड होगा तो विटामिन के होगा, के होगा तो विटामिन, और इसको याद रखिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंटी हेमोरेजिक, एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहते हैं, एंटी हेमोरेजिक। और विटामिन के की दो किस्में हैं, K1 K2। K2 ज्यादातर बैक्टीरिया से मिलता है, K2 ज्यादातर बैक्टीरिया से मिलता है। बाकी जो है इसको अच्छे से आप रिवाइज करिए। आई थिंक इतना ही है, क्योंकि इसको अपलोड भी करना है ना लेक्चर को, तो 37 मिनट्स का हो गया। और ADE के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अब हमारे पास जो है, जो ये है, क्या क्या कहते हैं इसको, जो बाकी विटामिन हैं उनको मैं कल के लेक्चर में करता हूँ। फिर इसी कल के लेक्चर में ही जो आपके, वो खैर वो छोटे छोटे से हैं, बाकी उतना नहीं है उनमें। तो बाकी वाले जो हैं उनको समराइज करेंगे हम कल के उसमें, और फिर क्लोज हो जाएगा हमारा विटामिन वाला यहीं पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जो है अच्छे से देख रहे होंगे और सीरियसली ले रहे होंगे लेक्चर्स को। तो मेरी मेहनत जो है इसको थोड़ा अच्छे से लीजिएगा भाई लोग, क्योंकि मेहनत लगती है भाई लेक्चर बनाने में, इसको अपलोड करने में, ये सारा चीज़ें डाटा यूज़ होता है, सब कुछ होता है। तो अच्छे से हमें इतना नहीं है, बस मैं ये कहता हूँ कि कोई एक बंदा भी अगर सीख जाएगा और एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है भाई। सोसाइटी को हमारी तरफ से भी कुछ अगर मिल जाए, तो हमारी तरफ से किसी एक बंदे को भी फ़ायदा हो जाए, तो बहुत अच्छा है भाई। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।